Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर। नाम है जिसका स्टडी विद PN लोधा। देखिएगा, हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 53 हल करेंगे सुबह 6 बजे। मैंने संस्कृत का टेस्ट नंबर 3 अपलोड किया है। टाइपिंग मिस्टेक से 2 अपलोड हो गया है, ठीक है। उसमें टाइपिंग में 2 लिखा हुआ है, लेकिन वो संस्कृत का पेपर नंबर 3 है, क्योंकि संस्कृत के 2 टेस्ट में पहले भी ले चुका हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के मॉडल पेपर नंबर 53 में हल करने वाले हैं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं। संस्कृत का वो जो पेपर डाला है मैंने सुबह 6 बजे, उसमें भी पूरे ही 30 प्रश्न हैं और यहाँ पर भी पूरे ही 30 प्रश्न हैं। साथियों, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ये RBSC की जो पुस्तकें चलती है वर्तमान में, देखिएगा, रचना प्रबोध चल रही है, पहले नवीन हिंदी व्याकरण चल रही थी, तो दोनों से ही ये प्रश्न बनाए गए हैं। अतः आप बिल्कुल पूरी तरह से, पिछली बार जब एक पेपर हुआ था तो इन दोनों किताबों में से एक आपके लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं ग्रामर के, तो इन 14-15 प्रश्नों में से 10 प्लस क्वेश्चन इन किताबों में से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली। तो ये दोनों किताबें कंप्लीट करिएगा, ज़रूर करिएगा साथियों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये टेस्ट आपके है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, कौन, यूथ और ही। यहाँ पर 4 शब्द है। देखिएगा, अब तत्सम तद्भव कुछ जगह से हटा दिए गए हैं, लेकिन सभी जगह से हिंदी में से नहीं हटाए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो तत्सम शब्द नहीं है वो आपको बताना है साथियों। तो देखिए, गायक एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है गवैया, ठीक है, तो ये तत्सम है। कौन एक तत्सम शब्द है, कौन तत्सम है और कौन इसका तद्भव बन जाता है। यूथ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बनता है जत्था। क्या बनता है साथियों? जत्था। और ही जो शब्द है मित्रों, ये जो ही शब्द है ये तत्सम नहीं है, बल्कि ये एक तद्भव शब्द है। क्योंकि ही किसका तत्सम होता है, मतलब यहाँ पर ही किसका तद्भव होता है? हृदय का। हृदय एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है ही। तो मतलब यहाँ ही शब्द क्या नहीं है? तत्सम नहीं है। चौथा विकल्प आपके पहले क्वेश्चन में सही है साथियों। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके आता है, सर्वनाम की दृष्टि से असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प, ठीक है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? आज तुम्हें क्या चाहिए? और चाय में कुछ गिर गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, सर्वनाम को दृष्टिगत रखते हुए आपको असंगत विकल्प का चयन करना है। प्रश्न नंबर 2 में पहला विकल्प जो है, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन खड़ा है, ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है। कल तुम किससे बात कर रहे थे? किससे, कौन, किससे, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। आज तुम्हें क्या चाहिए, क्या, ठीक है, कौन, किससे, क्या, तो यहाँ पर ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ जो चौथा विकल्प है, चाय में कुछ गिर गया है, ठीक है, कुछ, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम न हो करके ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। क्योंकि साथियों, जो कुछ शब्द है ये प्रश्नवाचक में नहीं आता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। क्लियर है ये भी सभी के? आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। एग्ज़ाम 100% 26 सितंबर को होगा। अगर कोरोना, सिर्फ एक ही रीज़न है, कोरोना की वजह से ही एग्ज़ाम टल सकता है, बाकी कोई चांस नहीं है एग्ज़ाम टलने का, कोई भी, ठीक है। बाकी इसके तो कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी, क्योंकि इसका किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन में है? नेत्री, राहें, युवा वर्ग और खेतीहर। तो साथियों, इनमें से देखिए, आपको एक वचन युक्त शब्द आपको देखना है। देखो, अगर किसी शब्द के पीछे वर्ग दिया जाता है तो वर्ग का मतलब यहाँ पर समूह से लिया जाता है। युवा वर्ग, युवाओं का समूह, यहाँ पर ये बहुवचन में आ जाता है। राह एक वचन है, राहें बहुवचन है। खेती एक वचन है, खेतीहर बहुवचन है। तो साथियों, यहाँ पर इनमें से एक वचन शब्द का यदि आपको चयन करना है तो जो नेत्री शब्द है
नेत्री, जैसे अभिनेत्री होता है ना, तो नेत्री, नेता है, नेत्री है, ये एक वचन शब्द में आएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपका नेत्री जो शब्द है ये एक वचन में रहेगा। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 3 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन साथियों, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया, वाक्य काल की दृष्टि से है। संभाव्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि मैंने आपको जो वाक्यों में काल की पहचान बता रखी थी, तो यहाँ पे लिया मतलब लोहा तो ले लिया, तो भूतकाल का तो उदाहरण है, लेकिन यहाँ क्या संभावना बताई जा रही है? संभावना नहीं बताई जा रही है, स्पष्ट है बात, तो संभाव्य भूतकाल नहीं रहेगा। आसन्न को हटा देते हैं, पूर्ण को हटा देते हैं, और एक संदिग्ध, संदिग्ध मतलब जिसपे संदेह हो, तो क्या यहाँ पर संदेह है लोहा लेने में? नहीं है। क्लियर सभी को पता है कि भाई जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मुकाबला किया था, डटकर मुकाबला किया था, तो साथियों ये संदिग्ध भी नहीं है। अब यह आसन्न और पूर्ण, तो साथियों आसन्न का मतलब क्या हुआ? आसन्न का मतलब सीधा से ये हुआ कि भाई कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो अभी अभी पूर्ण हुआ का कार्य नहीं, कार्य को पूर्ण हुए बहुत टाइम पहले हो चुका है, 150 साल हो चुके हैं, यूँ मान के चलो आप। तो साथियों यहाँ पर आसन्न नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ रहेगा पूर्ण भूतकाल। क्या रहेगा? पूर्ण भूतकाल, क्योंकि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुका है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। आगे बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 की। 5वां क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की में वाच्य कौन सा है? क्रमवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर एक आपके सामने ये वाक्य दे रखा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वाच्य इसमें आपको बताना है साथियों। सभी के जल्दी जल्दी उत्तर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य मतलब जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार। और जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार चलती है वहाँ होता है कर्म। तो यहाँ जो क्रिया है ये किसके अनुसार चल रही है? कर्ता के अनुसार, इसलिए कर्तृवाच्य का उदाहरण है साथियों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 5 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन से विकल्प में व्यंजन संधि है? अतएव, आयुर्वेद, आच्छादन और अधोगामी। व्यंजन संधि जिस शब्द में है उस शब्द का आपको चयन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें चारों में ही कंफ्यूजन करने वाले हमारे सामने विकल्प है, चारों ही विकल्प। तो अब कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? अतएव का बात करें तो अतः प्लस एव, यहाँ पर विसर्ग का लोप होता है, इसमें विसर्ग संधि है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुः प्लस वेद, आयुर्वेद शब्द बन जाता है, इसमें भी विसर्ग संधि है। लेकिन आच्छादन एक व्यंजन संधि युक्त शब्द है, क्योंकि आ प्लस छादन बराबर शब्द बनेगा आच्छादन। अधः प्लस गामी, यहाँ पर भी विसर्ग है, तो विसर्ग विसर्ग विसर्ग, लेकिन आच्छादन में व्यंजन है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। चौराहा, चतुर्भुज, त्रिभुज, सप्ताह। असंगत विकल्प इनमें से कौन सा है? समास की दृष्टि से बताना है, लिखा नहीं है लेकिन समास की दृष्टि से ही पूछा गया है। तो साथियों त्रिभुज, सप्ताह, चौराहा, तीनों में ही आपके द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु। लेकिन साथियों ये जो चतुर्भुज शब्द है, 4 है भुज है जिसकी, चतुर्भुज अर्थात विष्णु, अनेक अर्थ निकाले इसके जा सकते हैं। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। किसमें? चतुर्भुज में। बाकी चौराहा, त्रिभुज, सप्ताह, इसमें द्विगु समास है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 7 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन है, किसमें असंगत प्रत्यय है? असंगत प्रत्यय यहाँ पर आपको बताना है, खिंचाव, पालन, खिलौना और बालपन। कि यहाँ असंगत प्रत्यय देखना है, खिंचाव, खिंचाव, पालन, खिलौना, बालपन। डायरेक्टली दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर इन्हीं विकल्पों में छिपा है, ठीक है। आंसर प्रश्न में ही छिपा है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए इसमें आप। तो साथियों देखिए जो खिलौना है, पालन है, खिंचाव है,
तीनों ही कर्तृवाचक प्रत्यय के उदाहरण हैं। किसके? कर्तृवाचक, कर्तृवाचक क्या सॉरी कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं तीनों ही। जबकि ये जो बालपन है, बालपन यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अब देखिएगा बालपन में ये जो बालक मूल शब्द है, भाई बालपन में मूल शब्द क्या है? बालक। तो बालक एक संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा। तो जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण के बाद में, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद में लगते हैं वो होते हैं तद्धितवाचक प्रत्यय। लेकिन जो कर्तृवाचक प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के बाद में लगते हैं साथियों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो ही सही रहेगा प्रश्न 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सरल है? मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अध्यापक बनूं और सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप आए ही नहीं। तो साथियों इनमें से कौन सा वाक्य सरल है? प्रश्न संख्या 9 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए सही विकल्प है इसमें चौथा विकल्प क्या कह रहा है? सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप आए ही नहीं। तो यहाँ पर दो वाक्य अलग अलग वाक्य है। तो यहाँ पर ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है साथियों। किसका? संयुक्त वाक्य का। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अध्यापक बनूं। तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तो ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। प्रांशु कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पर भी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तो ये भी मिश्र वाक्य है। लेकिन जो प्रथम विकल्प है, मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है, इसमें सिर्फ एक ही वाक्य है, ठीक है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों। 10वां क्वेश्चन है, वामा इनमें से किसका पर्यायवाची है? कमल का, तालाब का, अश्व का और रात का। तो वामा एक शब्द है, इसमें आपको बताना है साथियों ये किसका पर्यायवाची है। बताइए प्रश्न संख्या 10 में सही विकल्प। ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि देखिएगा मतलब मैं आपको बता दूं कि टाइम आपके पास वैसे भी ज़्यादा नहीं है, वैसे भी, ठीक है। तो आप अगर इंटरनेट का यूज़ करते हो पढ़ाई में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे एक दिन में। तो साथियों वामा शब्द यहाँ पर रात का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? रात का। चौथा विकल्प आपका सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं साथियों। विलोम युग्म की दृष्टि से असंगत है। अवनी का अंबर, तिमिर का प्रकाश, दीप शलाका का दिया सलाई और क्षणिक का शाश्वत। तो यहाँ पर असंगत साथियों अवनी मतलब धरती से लिया जाता है। अंबर बिल्कुल इसका सही विलोम है। तिमिर मतलब अंधेरे से लिया जाता है। प्रकाश इसका बिल्कुल सही विलोम है। क्षणिक कुछ क्षण मात्र। शाश्वत मतलब लंबा। तो साथियों यहाँ पर जो चौथा दूसरा पहला ये तो सही है, लेकिन दीप शलाका दिया सलाई ये तो तत्सम तद्भव है, विलोम नहीं है ये, ठीक है। दीप शलाका का दिया सलाई विलोम नहीं होता है। थर्ड विकल्प आपका सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 साथियों। 12वां क्वेश्चन है, गायों को चराने वाले को कहते हैं? ग्रामीण, ग्वाला, गोपाल, नागरिक। तो साथियों नगर में रहने वाले को नागर और नागरिक दोनों कहा जाता है। को पालने वाला मतलब गायों को पालने वाले को गोपाल कहते हैं। ग्वाला गायों को चराने वाला होता है और गांव में रहने वाला ग्रामीण कहलाता है। तो यहाँ गायों को चराने वाले को क्या कहा जाएगा? ग्वाला कहा जाएगा। सेकंड विकल्प 12वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भगत सिंह नहीं रहे यहाँ चिन्ह, वे अमर हो गए, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? विवरण चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह। तो साथियों देखिए भगत सिंह नहीं रहे इस चिन्ह की बात की जा रही है। बताइए कौन सा चिन्ह है ये? देखो जो पूर्ण विराम चिन्ह है वो तो इस प्रकार से होता है। जो अल्प विराम चिन्ह है साथियों, जो अर्ध है, जो विवरण है, विवरण चिन्ह तो इस प्रकार से होता है, 2 टपके होते हैं ऊपर नीचे और यहाँ, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह है या अल्प विराम चिन्ह है, दोनों में से एक का चयन करना है। तो साथियों ये जो चिन्ह है ये अर्ध विराम चिन्ह का उदाहरण है। अल्प विराम चिन्ह तो इस प्रकार से होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 13वें क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो आपके 14वां क्वेश्चन है, यहाँ पर किसका अर्थ सारहीन से लिया जाएगा? सारहीन, डींग हाँकना, डंका बजना, ढोल पीटना और ढोल में पोल होना। तो साथियों डींग हाँकना तो मतलब बड़ी बड़ी फेंकना एक तरह से हो जाता है, सारहीन नहीं है, ठीक है। डंका बजना मतलब सिक्के अपने चलना, किसी स्थान पर कहता ना कि मेरा डंका बजता है वहाँ, मतलब मेरी चलती है वहाँ।
ढोल पीटना या ढोल में पोल होना। तो साथियों सारहीन का अर्थ होता है ढोल में पोल होना। क्या होता है? ढोल में पोल होना। चौथा विकल्प 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं साथियों। 15वां क्वेश्चन है आपके, हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? सभी ने सुन रखी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह यूज की जाती है वैसे। तो कथनी व करनी में अंतर करना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए और सदैव एक सी स्थिति बने रहना। तो ये जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है, हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 15 में सही है। तो अभी आधा पेपर हुआ आपका, ठीक है, आधा पेपर और है। शिक्षण के भी बहुत ही शानदार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग, प्रत्यय व संधि है? उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और संधि भी है। नाजायज, स्वाभिमानी, प्रत्याशा और उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, नाजायज में ना उपसर्ग है, स्वाभिमानी में स्व उपसर्ग है, प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है, मतलब उपसर्ग तीनों में है। नाजायज, ना प्लस जायज, संधि नहीं है। प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, संधि बिल्कुल इसमें भी संधि है। स्वाभिमानी, स्व प्लस अभिमानी, बिल्कुल संधि इसमें भी है। प्रत्यय, तो साथियों प्रति प्लस आशा, प्रत्यय नहीं है। स्व प्लस अभिमान प्लस ई, स्वाभिमानी, इसमें प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है और संधि भी है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 16 में। आगे बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की। तो चलिए आते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17 है आपके, दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के विषय में शिक्षण के समय इसका उपयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है। चित्र का, चार्ट का, नमूने का और कंप्यूटर का। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 में सही विकल्प का चयन आपको करना है। देखिए, कोई दूर स्थित वस्तु है या कोई व्यक्ति या स्थान के विषय में आपको शिक्षण कराना है, तो इसका जो प्रयोग है सर्वाधिक अच्छा किसका होगा? नमूने का। नमूने का कैसे प्रयोग होगा? जैसे मान लीजिए हिमालय बच्चों को बताना है आपको, ठीक है, तो आप पूरा हिमालय घुमाने थोड़ी ले जा सकते हो बच्चों को, लेकिन हिमालय का जो नमूना है, मतलब मॉडल है, वो बनाकर कक्षा में आप ला सकते हो साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 17 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। तो साथियों 18वां क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से पठन कौशल का उदाहरण है। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं, अध्यापक मोहन से लिखवा रहा है, सीता किताब पढ़ रही है और छात्र गृह कार्य कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा पठन कौशल का उदाहरण है साथियों? देखिए, छात्र गृह कार्य कर रहे हैं, लेखन कौशल का उदाहरण है। अध्यापक मोहन से लिखवा रहा है, लेखन कौशल का उदाहरण है। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं, लेखन कौशल का है। लेकिन सीता किताब पढ़ रही है मतलब पठन कौशल का ये उदाहरण है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। समझ में तो आता है ना? समझ में तो आते हैं ना प्रश्न कि भाई किस प्रकार से बताए जा रहे हैं? नहीं आते तो फिर आप कमेंट करके जाया करो कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझाया जाएगा। जैसे मैंने एक एक चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस वीडियो में मिस्टेक है, मान लो कोई किसी चीज़ में मिस्टेक हो जाती है, तो मैं तुरंत उसको अगले वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो यहाँ 19वां क्वेश्चन है, लेखन कौशल के विकास हेतु बालकों को सर्वप्रथम सिखाना चाहिए लेखनी पकड़ना, वर्ण बनाना, आकृतियाँ बनाना और उपयुक्त सभी। तो अब आपको लेखन कौशल का विकास करना है। सबसे पहले क्या सिखाओगे साथियों? लेखन कौशल का विकास करोगे करना चाहोगे बच्चों में, तो क्या सबसे पहले आप आकृतियाँ बनाना सिखाओगे, वर्ण बनाना या लेखनी पकड़ना? देखिएगा, सबसे पहले सिखाया जाएगा उनको लेखनी पकड़ना, कि किस प्रकार से लेखनी को पकड़ा जाता है। मतलब किस प्रकार से कि भाई हाँ ऐसे इस मुद्रा में आपको बैठ करके इस प्रकार से लेखनी पकड़ना है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 19 में। अब आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 पर। तो चलिए देखते हैं 20वें क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, अध्यापक के द्वारा बालक में लेखन कौशल का विकास करना आवश्यक है, या इससे बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, या यह अंतिम कौशल है इसलिए इसका विकास करना जरूरी है, या ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो सबसे बेस्ट विकल्प का यहाँ पर चयन करना है, क्योंकि विकल्प तो चारों ही सही है। ठीक है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही सही है, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? तो साथियों, अध्यापक के द्वारा बालक में लेखन कौशल का विकास करना, इससे बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, यह सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, यह सबसे बेटर ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया आवश्यक है, ये दोनों चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतिम कौशल है इसलिए इसका विकास करना, तो अंतिम कौशल क्या, बहुत से इसको तीसरा कौशल भी मानते हैं। लेकिन साथियों, अगर बालक में लेखन कौशल विकसित हो जाता है तो वो विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, इसलिए यहाँ पर फिर हम कौन सा विकल्प सही मानेंगे? दूसरा विकल्प सही मानेंगे प्रश्न संख्या 20 में। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 21 की। तो 21वां क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराना, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर बल देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री और पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो देखिए, बच्चों की पठन कुशलता अगर आपको विकसित करनी है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? प्रश्न नंबर 21 में सही विकल्प का चयन करना है साथियों। चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला, कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न संख्या 21 में? थोड़ा सोच समझ कर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए, बच्चों में यदि आपको पठन कुशलता विकसित करनी है तो अर्थ की अपेक्षा उच्चारण का शुद्धता, ये तो वाचन कौशल विकसित करने की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाता है। अब पहला, तीसरा या चौथा, साथियों भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री और पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे बुक्स में और अन्य जगह पर भाषिक संरचनाओं का अभ्यास दिया हुआ है, लेकिन विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री भी यहाँ पर सही विकल्प है, क्योंकि विभिन्न संदर्भों से मतलब भाषिक समृद्धि प्रवेश हो जाएगा, समृद्ध भाषिक प्रवेश हो जाएगा वो, क्योंकि अलग अलग संदर्भ से जुड़ी सामग्रियाँ यदि आप पठन कौशल में यूज़ करते हो तो बिल्कुल वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आपके समृद्ध भाषिक परिवेश में आ जाती है। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। बाकी अगर आप चाहो तो चौथे को भी कर सकते हो, मतलब तीन विकल्प भी इस क्वेश्चन में सही है। बाकी फर्स्ट चॉइस आपकी प्रथम विकल्प रहेगी, सेकंड थर्ड विकल्प रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं, कमेंट कर सकते हो 21 के लिए। प्रश्न नंबर 22 है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर या अनुकरण पर? तो साथियों, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो भाषा सीखने का है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। किस पर बल देता है? अनुकरण पर। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 22 में। ठीक है, ये नेक्स्ट बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 की। तो आपके 23वां क्वेश्चन है, किस सहायक सामग्री का प्रयोग वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है? फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग, ग्लोब का प्रयोग या फिर ग्राफ का प्रयोग? तो साथियों, वो कौन सी सहायक सामग्री है जिसका प्रयोग आप वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में करोगे? तो साथियों, सबसे ज़्यादा ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ होते ही इन्हीं के लिए है। जब तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो हम किसका प्रयोग करने लगते हैं? ग्राफ का प्रयोग करने लगते हैं। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 24 की। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। 24वां क्वेश्चन है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है बोल बोलकर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना या बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक दूर करना? तो साथियों, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है? बताइए प्रश्न नंबर 24 में सही आंसर। तो मित्रों, 24 में सस्वर पठन, स्वर सहित पठन जब हम करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक दूर करना, कि उनमें जो पढ़ने संबंधी झिझक है, उनमें जो वो सही से नहीं पढ़ पाते हैं, उसको दूर करना ही मुख्य उद्देश्य सस्वर पठन का होता है। बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से मौन पठन, ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आता है साथियों। प्रश्न नंबर 25 है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, ऊंची आवाज में बोलना, बोलने की गति तेज रखना और आंखों देखा वर्णन करना? तो साथियों, बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनमें से कौन सा है? देखिए, ऊंची आवाज़ में बोलना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा नहीं,
बोलने की गति तेज रखना भी नहीं, बल्कि शुद्ध उच्चारण। जब हम शुद्ध उच्चारण करते हैं तो सामने वाला उस चीज़ को आसानी से समझ लेता है। इसलिए हम जब उच्चारण करेंगे तो बोलने में, वाचन करने में तो बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध उच्चारण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं साथियों, 26वां क्वेश्चन। प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ और भाषण। तो देखिएगा, प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु इनमें से जो नहीं है, प्रश्न नंबर 26 में उसको बताना है साथियों। प्रश्न नंबर 26 में इसका जो सही आंसर है, देखो, वार्तालाप करके भी आप अपनी बात कह सकते हो, कविता पाठ, भाषण, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ध्वनियों के माध्यम से नहीं, शब्दों के माध्यम से कहोगे ना, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है, क्योंकि ये संबंधित विषय वस्तु इससे नहीं है। नेक्स्ट आता है साथियों 27वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और सरल जानकारी। तो बताइए प्रश्न नंबर 27 में सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों? देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य में जो चयन होता है उसमें चयन का मुख्य आधार पूछा गया है प्रश्न नंबर 27 में, तो सरल जानकारी तो इसमें नहीं रहेगा। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु या रंगीन चित्र। साथियों, प्रश्न नंबर 27 में कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि छोटी रचनाएं और रंगीन चित्र बिल्कुल होने चाहिए, छोटी रचनाएं होनी चाहिए, रोचक विषय वस्तु भी होना चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है प्रश्न नंबर 27 में बताना है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 27 में जो सही आंसर है, बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु, जिनमें बालकों की रुचि हो। ठीक है, रुचि रहेगी तो बिल्कुल रुचि रंगीन चित्रों में भी रहेगी, रुचि छोटी कहानियों में भी रहेगी, रुचि सरल जानकारी में भी रहेगी। इसलिए रोचक विषय वस्तु आपकी प्रथम चॉइस है। प्रश्न नंबर 27 में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28 आता है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाएगा? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक को तो माना नहीं जाएगा। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र उच्च स्तर पर उपयोग होते हैं, व्याकरणिक नियमों का स्मरण ये तो बिल्कुल ही गलत है। बल्कि भाषा प्रयोग के अवसर यदि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29वां क्वेश्चन आपके हैं, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या बाधक है? देखिए, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक तो हो ही नहीं सकती साथियों। ठीक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, तो त्रुटियां क्या पत्र पत्रिकाओं से ही बढ़ती है? नहीं, बड़ों के पढ़ने, छोटे भी पढ़ते हैं पत्र पत्रिकाएं, तो ये एक साधक है। क्या है ये? साधक है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो अभी कमेंट कर दीजिए, 3 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल मैं एक कमेंट डालता हूं उस वीडियो के नीचे अगर आपको डाउट होता है, और उसको पिन कर देता हूं ताकि ऊपर ऊपर मेरा कमेंट आ जाए। तो यहाँ अंतिम और 30वां क्वेश्चन, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से या मौखिक परीक्षा से? तो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा यदि आपको रखना है तो वो पोर्टफोलियो से बेटर कहीं नहीं मिल सकता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वापिस आपको धन्यवाद करना चाहूँगा साथियों।